तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आपको पता है आप बच्चों आपका जो टर्म 1 का जियोग्राफी का पेपर है वो 9 तारीख को है। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके जियोग्राफी का जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया गया है क्लास 12th का CBSE के द्वारा, उसके ऊपर। ठीक है बच्चों, और हाँ आप बोलेंगे सर पहले भी आपने डिस्कस किया है इसके ऊपर, लेकिन बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा मैं दोबारा से इसके ऊपर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो PPT यूज़ किया है उसको इतनी अच्छी तरीके से मैंने बनाया है कि आपको हर एक क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और पूरे ही YouTube पे अगर आप सर्च करेंगे तो इतना बढ़िया तरीके से शायद ही आपको कोई देखने को मिलेगा जो जियोग्राफी का सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करवाएगा हिंदी मीडियम में। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो में जियोग्राफी का जो सैम्पल पेपर है आपका उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि आपका पेपर कैसा आएगा। आपको ये वीडियो इसलिए भी देखना चाहिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपका पेपर आएगा कैसा। ठीक है, और हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाए आपके पेपर में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जियोग्राफी है आपका सब्जेक्ट, हिंदी में भूगोल बोलते हैं जिसको। सब्जेक्ट का कोड है 029। सैम्पल पेपर टर्म 1 है आपका। सेशन है आपका 21-22 का क्लास 12th का। टाइम जो अलाउ किया जाता है बच्चों आपको पता ही है 90 मिनट का किया जाता है। और मैक्सिमम मार्क्स जो होता है बच्चों वो होता है हमारा 35 होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो है वो सामान्य निर्देश पे चर्चा कर लेते हैं। सामान्य निर्देश क्या कह रहा है हमारा इस सैम्पल पेपर को लेकर के। ये सामान्य निर्देश बता रहा है बच्चों कि आपका जो पेपर आने वाला है टर्म 1 का, उस पेपर के अंदर, उस प्रश्न पत्र के अंदर 3 खंड होंगे, यानी 3 सेक्शन होंगे, अर्थात ABC में बटा हुआ होगा आपका पेपर। ये सैम्पल पेपर भी उसी तरह से बटा हुआ है और आपका जो पेपर आएगा इसी तरह से ही आएगा, इस पैटर्न के आधार पर ही। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो खंड क होगा, खंड का मतलब सेक्शन होता है, तो सेक्शन A जो होगा हमारा उसमें 24 प्रश्न यानी 24 क्वेश्चंस होंगे, किसी 20 को हल करना होगा। 24 में से 20 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होगा। अगला पॉइंट देखिए, खंड B जो है हमारा यानी कि सेक्शन B जो है हमारा, उसमें भी 24 प्रश्न होंगे और उसमें से भी कोई 20 को आपको हल करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है कि मानचित्र वाला जो क्वेश्चन है आपका 25 से लेकर 29 तक, इसको प्रयास करना है, यानी कि इसको हल करना मैंडेटरी है, यानी इसको करना ही करना होगा आपको। आगे चलते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं हमारा जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो चौथा पॉइंट देखिए, खंड C यानी कि सेक्शन C में 12 प्रश्नों में से कोई 10 प्रश्न करने, यानी कि 12 क्वेश्चन आएंगे, कोई 10 क्वेश्चन को हल करना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें बता रखा है C सेक्शन का पहला भाग जो होगा वो स्रोत आधारित, यानी स्रोत आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आधारित होगा ये क्वेश्चंस, जो सेक्शन C होगा हमारा। और उसी तरह से प्रश्न संख्या 49 से लेकर 52 को और सभी को प्रयास करने का आवश्यकता है। ठीक है, मतलब इनको हल करना है, इस तरह से आपको बता रखा है। अगला पॉइंट देखिए कि सभी प्रश्नों के अंक जो है, यानी हर एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो कैसे कि मार्क्स इक्वल है आपका, समान अंक दिए जाएंगे। और अगला पॉइंट देखिए, कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं हम लोग फाइनली। तो देखिए अब हम लोग आ चुके हैं सेक्शन A के ऊपर, खंड क जो होता है हिंदी में जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर आ चुके हैं। सेक्शन A में पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ एक बारी। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको जनसंख्या घनत्व वाला जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसके अंदर आपको बताया था कि जनसंख्या घनत्व एक्चुअली में होता क्या है। मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। मान लीजिए ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये जो गोला बना रहा हूँ ये, और जनसंख्या मतलब उस जगह में, उस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं वो जनसंख्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो डॉट 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 मैं बना रहा हूँ, तो ये मान लीजिए ये वहाँ की जनसंख्या है। ठीक है, वहाँ रहने वाले लोग हैं ये, जैसे दिल्ली है हमारा इसका सही आंसर, तो ये वहाँ के रहने वाले लोग हैं। देखिए अब जनसंख्या का घनत्व कितना अधिक है आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये डॉट 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 जो मैं बना रहा हूँ ये वहाँ की जनसंख्या घनत्व को दर्शा रहा है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से एक और क्षेत्र है आपका,
ठीक है, और वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व इतना देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए, ये जो डॉट डॉट बनाया है मैंने, ये वहाँ की जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो ध्यान से दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़िए कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों एनसीटी दिल्ली, यानी कि ये वाला जो जगह है हमारा, ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा हमारा, ना कि ये वाला जगह। देखिए यहाँ पर जनसंख्या कितनी कम है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप जनसंख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है एनसीटी दिल्ली हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों, ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि आप यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित उपागमों को उनके विकास के अनुसार क्रमबद्ध क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि जो ये उपागम दिए गए हैं आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है आपका स्थानिक संगठन, दूसरा है क्षेत्रीय दृष्टिकोण, तीसरा है क्षेत्रीय विभेदन, दूसरा है क्षेत्रीय दृष्टिकोण, तीसरा है क्षेत्रीय विभेदन, और चौथा है आपका मानवतावादी दृष्टिकोण। तो इनको एक तरह से सीरियल वाइज आपको लगाना है, विकास के, डेवलपमेंट के आपके क्रम में कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए दूसरे क्वेश्चन के, 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें से जो दूसरे का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, यानी कि पहले दूसरा आएगा, इस तरह से आपको लगाना था, दूसरा फिर तीसरा फिर पहला और फिर चौथा, इस तरह से लगाएंगे तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका सही उत्तर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे कि पन्ना, पारा, पाली, नगला और ढानी निम्नलिखित में से किस बस्ती के उदाहरण है। ठीक है, यानी कि ये नाम है, ये कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, ये बस्तियों के नाम है। ठीक है, जैसे अलग अलग प्रकार की बस्तियां होती हैं हमारी, तो उसी प्रकार के बस्तियों के नाम है आपका, तो आपको बताना है कि ये किस प्रकार के बस्तियों के उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो तीसरे का जो सही उत्तर है बच्चों हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर लिखा है बस्तियाँ ही बस्तियाँ, इसका इंग्लिश जो होगा वो भी मैं यहाँ पर लगा दूंगा, तो वो भी आप इजीली देख पाएंगे। ठीक है, इंग्लिश वर्जन में देखने में ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ पर इंग्लिश भी मैं उसका लगा दूंगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा तीसरे का। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि केंद्र सरकार द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, उसके द्वारा प्रायोजित, ठीक है, यानी चलाई गई निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। यानी कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि केंद्र सरकार है, उसके द्वारा चलाया गया कौन सा कार्यक्रम है जिसका ये उद्देश्य है कि जो गाँव की आबादी है उसको पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी, मत्स्य यानी मछली वगैरह पालन करने के लिए, मछली पालने के लिए पानी देना, वनीकरण पेड़ पौधों के लिए पानी देना, इन सब के संरक्षण, यानी इन सभी चीज़ों के जो काम है, ये सारे काम है, उसके लिए जो पानी की आवश्यकता होती है उसका जो संरक्षण करना है, पानी को बचाना है, उसके लिए सक्षम बनाया जाए, उनके कैपेबल बनाया जाए कि वो ये सारे काम करने के लिए पानी को एक तरह से कह सकते हैं संरक्षित, यानी बचा करके रख सके। तो ये कौन सा कार्यक्रम है जिसके तहत ये सारे चीज़ें करा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों चौथे का हरियाली नामक कार्यक्रम है। इसके बारे में मैंने आपको कई बार वीडियोस के अंदर बताया है, तो अगर आपसे ये पूछे तो हरियाली लिखिएगा। और कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि हरियाली से क्या अभिप्राय है, तो बच्चे बोल देते हैं पेड़ पौधों वाली हरियाली, तो पेड़ पौधों वाली हरियाली नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसका जो सही उत्तर होगा हमारा, ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये है, तो इसका सही उत्तर हो गया हरियाली। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि व्यवसाय के अनुसार भारत की जनसंख्या को निम्न में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि जो व्यवसाय जो काम करती है, जो जनसंख्या हमारी टोटल है भारत की, वो क्या क्या काम करती है, तो उसके हिसाब से मतलब कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है जियोग्राफी के अनुसार, भूगोल के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों पांचवे का ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। पहले होता है मुख्य श्रमिक, दूसरा होता है सीमांत श्रमिक, तीसरा होता है गैर श्रमिक। मुख्य श्रमिक जो 183 दिन या उससे अधिक काम करता है, और सीमांत श्रमिक वो जो 183 दिन से कम काम करता है 1 साल में। ठीक है, और गैर श्रमिक यानी कि जो सबसे निचले कैटेगरी में आता है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों कि निम्नलिखित में से किसने
मानव विकास की अवधारणा विकसित की थी, यानी मानव विकास की अवधारणा दी थी, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, किसने पूछ रहा है, किसने की थी बच्चों, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इसका सही उत्तर होना चाहिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, छठे का ऑप्शन नंबर बी होगा। डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा विकसित की थी या फिर दी थी, आप ये कह सकते हैं। तो छठे का हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न देखिए बच्चों। सातवां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी एक वृक्षारोपण फसल नहीं है। ठीक है, वृक्षारोपण फसल मतलब ये जमीन है यहाँ पर, और यहाँ पर वृक्ष जो है रोपे जाते हैं इस तरह से, और देन वो फसल आगे उगती है, इस तरह से हमारी फसल उगती है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है हमारा, गेहूं जो है एक वृक्षारोपण फसल नहीं है। कॉफ़ी भी है, गन्ना भी है, रबड़ भी है, गेहूं लेकिन हमारा एक वृक्षारोपण फसल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। आठवां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, आठवां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विकास बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट का सबसे अच्छा वर्णन कौन कर रहा है इन चारों में से। ठीक है, आठवां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट होगा, यानी कि गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। गुणवत्ता यानी क्वालिटी जो होता है उसमें पॉजिटिवली चेंज आना, ये हमारा विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आठवें का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नौवां प्रश्न देखिए बच्चों। नौवां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, काफ़ी इजी है लेकिन महत्वपूर्ण है आपके परीक्षाओं के लिए। ठीक है, नौवां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा, यानी अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, यानी मोदी की सरकार है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, द्वारा गंगा नदी की सफाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आपको पता है जो हमारी गंगा जो नदी बहती है हमारी, ठीक है, वो बहुत ही अभी कह सकते हैं प्रदूषित है, और तो उसकी सफाई के लिए कौन सा जो है सो कि हमारा यहाँ पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो गंगा जो नदी है उसकी सफाई के लिए जो कार्यक्रम हमारा शुरू किया गया है, उसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। नमामि गंगे नाम से कार्यक्रम हमारा शुरू किया गया है। नौवे का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से एक औद्योगिक शहर नहीं है। ठीक है, एक औद्योगिक शहर नहीं है बच्चों, यहाँ पूछ रहे हैं। औद्योगिक मतलब जहाँ पर उद्योग वगैरह ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चंडीगढ़ एक मुख्य रूप से औद्योगिक शहर नहीं है, ये आप कह सकते हैं एक तरह से राजनीतिक शहर की श्रेणी में आ जाता है, कैटेगरी में आ जाता है आपका। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं पॉलिटिकली ज़्यादा देखने को मिलता है चंडीगढ़, लेकिन औद्योगिक के रूप में नहीं आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग भिलाई की बात करें, दुर्गापुर की बात करें, बरौनी की बात करें, तो ये सब जो है एक औद्योगिक शहर की श्रेणी में आप ले सकते हैं, लेकिन चंडीगढ़ को आप नहीं ले सकते हैं। तो 10वें का सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, 11वां प्रश्न देखिए बच्चों। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी एक खनन विधि नहीं है। खनन मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे ये हमारी मान लीजिए जमीन है, ठीक है, तो जमीन को हम लोग खोदते भी हैं, तो खोदने को अलग अलग खनन विधि के द्वारा खोदा जाता है। यानी कि एक तो आप कुल्हाड़ी कह रहा हूँ, कस्सी, हमारे इधर कस्सी बोलते हैं, या फिर आप कह लीजिए खंती लेकर के या कोई ऐसा चीज़ लेकर के आप खोदने लग जाए ज़मीन को, तो वो भी एक तरह का खनन विधि कहलाता है। तो ज़मीन को खोदना बेसिकली समझ लीजिए वो खनन विधि है। अब खोदने के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खनन विधि नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, शोधन एक खनन विधि नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि 11वां प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, 12वां प्रश्न देखिए बच्चों। 12वां प्रश्न महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो है भारत में शहरीकरण का स्तर निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत रहा है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो हर 10 साल में जनगणना होती है भारत की। ठीक है, तो वही जब लास्ट हमारा 2011 में हुआ था, तो उसके अनुसार बोल रहा है कि भारत में शहरीकरण, गाँव की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, शहरों की बात कर रहा है। तो शहरीकरण का प्रतिशत में बात किया है, कितने प्रतिशत रहा है भारत में शहरों का अनुपात, ये पूछ रहा है 12वें का। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 31.16% शहरीकरण का स्तर रहा है, शहरीकरण का स्तर या कह लीजिए प्रतिशत रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अंदर। तो 12वीं का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न। देखिए बच्चों 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों यहाँ पर कि भारत की जनगणना के अनुसार प्रवास की गणना निम्नलिखित में से किस आधार पर की जाती है। मैंने जब प्रवास वाला चैप्टर पढ़वाया था आपको, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने प्रवास के बारे में बताया था और उसकी गणना के बारे में भी बताया था कि कैसे की जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि भारत की जनगणना के अनुसार जो प्रवास होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है, तो उसकी गणना किस आधार पर की जाती है। तो 13वें का ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। मूल स्थान और साथ ही जो निवास स्थान है उसके स्थान पर, जो उस व्यक्ति का मूल स्थान होगा वो, और जहां भी वो निवास कर रहा है उसके आधार पर प्रवास की गणना की जाती है। मतलब मान लीजिए एक आदमी बिहार में रहता था, बिहार उसका मूल स्थान है, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा बिहार जो है एक मूल स्थान है, मेरा गांव है, लेकिन जो हम जहां मैं निवास कर रहा हूं यानी दिल्ली में, ठीक है, तो ये मेरा प्रवास का स्थान हो जाएगा। तो भारत की जो जनगणना होती है उसमें प्रवास की गणना कैसे की जाती है, मूल स्थान को देखा जाता है और साथ ही साथ जो निवास जहाँ पर अभी व्यक्ति रह रहा है उसके आधार पर भारत में प्रवास जो है, माइग्रेशन जो है, उसकी गणना की जाती है, ठीक है, भारत की जनगणना में। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, आई होप कि वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच कार्यात्मक संबंध स्थापित होते हैं, ठीक है। ये माध्यम पूछ रहा है कि किस माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र यानी गाँव का क्षेत्र होता है और शहरी क्षेत्र, ठीक है, यानी सिटीज़ का जो क्षेत्र होता है, जो जगह होती है, वहाँ पर कार्यात्मक संबंध स्थापित होते हैं। 14वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो बच्चे ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, कच्चे माल की आपूर्ति के माध्यम से, ठीक है। तो कच्चे माल का आपूर्ति होता है, जैसे कि गांव से कच्चा माल आता है शहरों में और शहरों में वो पक्का हो जाता है, समझ रहे हैं आप। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो एक बहुत ही कह सकते हैं निचले लेवल का एग्जांपल देता हूँ आपको, डाउन टू अर्थ कह सकते हैं उसको, कि ना सब्जी आता है, ठीक है, सब्जी कच्चा होता है गांव में और बाहर आकर के पक जाता है। मैं एक ऐसी ही बता रहा हूँ, ये कोई एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है इसका, ठीक है। सब्जी आकर के गांव से शहरों में पक्का हो जाता है। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो कपड़े वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो गांव से शहरों में आते हैं, उनके लिए जैसे कपड़ों के लिए रुई हो गया आपका, ठीक है, कपास हो गया, इस तरह से वो चीज़ें होती हैं। तो गांव में वो कच्चा माल है, अब वो रुई कपास वगैरह लेकर के शहरों में आएंगे तो उनसे कपड़े बनेंगे, ठीक है। तो कच्चा माल जो है शहरों में आया तो वो एक तरह से दोनों की जो कार्यात्मक संबंध है वो स्थापित कर रहा है, उस चीज़ को दर्शा रहे हैं यहाँ पर। तो 14वें का ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, कच्चे माल की आपूर्ति के माध्यम से, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको करवा रखा है सिलेबस वाले वीडियोस के अंदर कि ब्राजील में कॉफ़ी बागानों को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है ब्राजील में कॉफ़ी बागानों को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों फेजेंडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। 15वें का ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं, 16वां प्रश्न देखिए बच्चों। 16वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्षमता दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। तो 16वें का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होंगे हमारे प्रो अमर्त्य सेन जी, जो है वो क्षमता दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि 16वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र हमारे देश में वर्षा की कमी है, मतलब हमारे देश में वर्षा की कमी से सूखा है। यहाँ पर क्षेत्रों की बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र है हमारे देश में जो वर्षा की कमी है वहाँ पर उससे सूखे हुए हैं वो क्षेत्र, ठीक है। तो इसका 17वें का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्कन का जो पठार है ना बच्चों हमारे देश के अंदर, तो वो क्षेत्र ऐसा है हमारे देश में कि वो सूखे के मतलब वर्षा की कमी है, यानी बारिश वगैरह नहीं होती है, तो इसलिए वो क्षेत्र सूखा है हमारा। तो 17वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 18वां प्रश्न देखिए बच्चों। 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से किस औपनिवेशिक महाशक्ति
महाशक्ति का इंडोनेशिया में गन्ने का बागान पर एकाधिकार था। देखिए कैसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। आप बोलेंगे सर ये क्या क्वेश्चन है, तो देखिए बच्चों क्वेश्चंस ऐसे ही कुछ कुछ आ जाते हैं पेपर में जो थोड़ा ट्रिकी होता है। अब जिसने पढ़ा होता है उसको पता होता है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, और जिसने नहीं पढ़ा होगा तो ऑप्शन कोई भी लगा के आ जाएगा, तुक्का मार के चला आएगा। खैर क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं एक बारी कि निम्नलिखित में से किस औपनिवेशिक महाशक्ति का इंडोनेशिया में गन्ने के बागानों पर एकाधिकार है। ठीक है, एक औपनिवेशिक मतलब किसी के ऊपर उपनिवेश यानी अपना अधिकार जमाना, जैसे हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के, उसी प्रकार से यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऐसे औपनिवेशिक शक्ति है जो कि जो इंडोनेशिया जगह है वहाँ पर गन्ने के जो बागान है उन पर एकाधिकार है, उनका एकाधिकार है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं उन्हीं का अधिकार है। ठीक है, 18वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों डच जो लोग हैं उनका। ठीक है, तो 18वें का ऑप्शन नंबर सी डच लोग आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन फोर्ट टाउन का एक अच्छा उदाहरण है। फोर्ट टाउन की बात कर रहे हैं बच्चों, मैंने बता रखा है आपको सिलेबस वाली वीडियोस के अंदर। 19वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों जयपुर जो है फोर्ट टाउन का एक अच्छा उदाहरण है आपका बच्चों। ठीक है, 19वें का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न। 20वें प्रश्न में देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं हमसे कि निम्नलिखित में से, ठीक है, जो निम्नलिखित है उसमें से कौन सी अवधारणा मानव के प्राकृतिकरण से संबंधित है। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी अवधारणा है जो मानव के प्राकृतिकरण से कह सकते हैं संबंधित है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है लेकिन फिर से बता देता हूँ। 20वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा। पर्यावरण जो है नीतिवाद लिखा है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 21वां प्रश्न देखिए बच्चों। 21वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण बंदोबस्त की मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो ग्रामीण बंदोबस्त की मुख्य विशेषता कौन सी है बच्चों, वो आपको बताना है। तो जो 21वां प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर प्राथमिक गतिविधियों से आर्थिक जरूरतों को प्राप्त करें, यही ग्रामीण बस्तियों की कह सकते हैं मुख्य विशेषताओं में से एक है। ग्रामीण बंदोबस्त मतलब गाँव से संबंधित बातें हो रही हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर आपको पता है प्राथमिक क्रियाकलाप में ही लोग संलग्न होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर प्राथमिक गतिविधियों से आर्थिक ज़रूरत जो उनकी इकोनॉमिकल कह सकते हैं नीड्स है उनको प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक गतिविधियों से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने भारत में कुल जल का उच्चतम प्रतिशत उपयोग किया है। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसने भारत में जो टोटल जल है, यानी टोटल जो हमारा इंडिया में वाटर पाया जाता है, चाहे वो नदी में या फिर कह लीजिए झीलों में, तालाबों में, या फिर जो भूमिगत जल होता है ज़मीन के अंदर से निकलता है, या बारिश से जो पानी आता है, तो इन सभी जल का टोटल मान लीजिए 100% है। तो 100% में से सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला सेक्टर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। कृषि सेक्टर यानी कि फार्मिंग का जो सेक्टर है आपका, इसी ने सबसे ज़्यादा जल का उपयोग किया है इंडिया के अंदर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किसने नव निश्चयवाद की अवधारणा पेश की थी। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था बच्चों, नव निश्चयवाद की जो अवधारणा है वो हमारे ग्रिफिथ टेलर ने पेश की थी। किसने पेश की थी बच्चों, ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ठीक है, 24वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आयु और कौशल के चयनात्मक प्रवासन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पर वही दोबारा से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, यहाँ पर विशेषताओं की बात कर रहा है जो आयु और कौशल के चयनात्मक प्रवासन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुई है। ठीक है,
तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों 24वें का ऑप्शन नंबर ए है हमारा। ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी आबादी में हमें गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ चुके हैं बच्चों सेक्शन बी के अंदर। ठीक है, तो सेक्शन बी में आ गए हैं बच्चों। सेक्शन बी में देखिए क्या बोल रहा है हमसे यहाँ पर, ये बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 25 से लेकर 29 मानचित्र पर आधारित है और हल करने के लिए अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है। ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हल करना ही करना है आपको। ठीक है, तो मैं हल करवा देता हूँ आपको वैसे तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं आपको निशान लगा करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 25 से लेकर 29 तक यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ मैप में देखेंगे तो अलग अलग जगह पर निशान लगाया हुआ है। तो मैं बता देता हूँ ये कौन कौन सी जगहें हैं, फिर आगे हम हल करेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए 25वां जो है आपका, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 25वां जगह देखिए बच्चों, आप खाली 25वां जो जगह है, इसका जो नाम होगा बच्चों वो अल्जीरिया आएगा। ठीक है, 25वें का अल्जीरिया आएगा। 26वां देखिए बच्चों, 26वां जो जगह है हमारा यहाँ पर, 26वें का जो सही उत्तर होगा बच्चों ये स्टेप्स होगा। ठीक है, स्टेप्स बोलते हैं इसको। 27वां देखिए बच्चों, 27वां जो है हमारा, ये क्या होगा बच्चों, 27वें का सही उत्तर होगा बच्चों उत्तरी कनाडा होगा हमारा। कौन सा होगा बच्चों, ये ऊपर में आप मैप में भी देख सकते हैं, उत्तरी कनाडा होगा। ठीक है, 28वां देखिए बच्चों, 28वें का क्या सही उत्तर होगा हमारा, 28वें का सही उत्तर होगा हमारा हैलिफैक्स और वैंकूवर जो है हमारा, ये सही उत्तर होगा हमारा 28वें का। यहाँ पे मैप में आपको ये भरना था। 29वें में क्या भरना है बच्चों, आपको यहाँ पर देख लीजिए। 29वें में जो भरना है आपको, वो राइन नदी जलमार्ग होगा हमारा। ठीक है, राइन जलमार्ग आप इसको कह सकते हैं। तो ये मैप में आपको भरना था। अब यही आपको क्वेश्चंस बना करके दे दिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। वैसे तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। देखिए 25वें में क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर ये पूछ रहा है आपका कि अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला देश चुनना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। अल्जीरिया जो है हमारा, ये बिल्कुल ही करेक्ट होता है 25वें का। मैप में मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आपको भरना है। ठीक है, 26वां देखिए बच्चों, 26वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में प्रचलित वाणिज्यिक अनाज की खेती का एक क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेप्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका का एक क्षेत्र है जो निर्वाह संग्रह का अभ्यास करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तरी कनाडा हो जाएगा। आगे चलते हैं, 28वां प्रश्न देखिए बच्चों। 28वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है हमसे, प्रश्न पूछ रहा है बच्चों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा टर्मिनल स्टेशन ट्रांस कनाडाई रेल को जोड़ता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको मैंने बता भी रखा था पहले सिलेबस वाली वीडियोस में। हैलिफैक्स और वैंकूवर जो है आपका, वो ट्रांस कनाडाई रेलवे जो है उसको जोड़ता है। ठीक है, इन टर्मिनल्स को। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न आ चुके हैं हम लोग 29वें प्रश्न पे। 29वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला अंतर्देशीय जलमार्ग है। ठीक है, ये आपका 29वां प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों राइन नदी जलमार्ग। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, राइन नदी जलमार्ग जो है हमारा यहाँ पर, राइन जलमार्ग आप कहेंगे इसको। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब आ चुके हैं हम लोग 30वें प्रश्न से लेके 48वें प्रश्न में कोई भी 15 प्रश्न आपको हल करने हैं। प्रश्न संख्या 30 से 48 में कोई 15 प्रश्न हल कीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है। ठीक है, तो 30वां प्रश्न देखिए बच्चों। 30वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर देखिए ध्यान से कि निम्नलिखित कथन जो है यहाँ पर, कथनों पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो दो कथन है, इन पे विचार कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला कथन देखिए अब क्या बोल रहा है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। चलिए ठीक है, मान लिया। लेकिन दूसरा कथन है यहाँ पर ये कह रहा है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान विश्व व्यापार का विस्तार इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, 30वां प्रश्न। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर कि दोनों कथन सही है। लेकिन कथन जो दो है, यानी दूसरा वाला जो कथन है, वो कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये लिख देना है, यानी कि पहले कथन की सही व्याख्या करता है, ये आपको लिख देना है। ठीक है,
तो ये चीज़ है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 31वां प्रश्न देखिए बच्चों। 31वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो बताना है मानव विकास के स्तंभ के रूप में, ये संकेत दिया गया है हमारा, ठीक है। 31वां प्रश्न, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सही मतलब नहीं मेल खाता है। उत्पादकता संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 31वें का सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं 32वां प्रश्न देखिए बच्चों। 32वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? 32वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है, कि प्रत्येक समुदाय टी रेडिएशन के मामले में एक अच्छी तरह से पहचाने गए क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। उपयुक्त रेखा निम्नलिखित में से किस गतिविधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। ये एक प्रश्न पूछ रहा है जिसमें एक बता रहा है कि टी रेडिएशन से संबंधित कुछ चीज़ें पूछ रहा है आपसे। तो इसमें बोला है कि उपयुक्त जो रेखा है वो निम्नलिखित में से किस गतिविधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। 32वां प्रश्न, तो 32वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खाना बदोश के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, खाना बदोश पशुपालन के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। 33वां प्रश्न, 33वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं हमसे यहाँ पर, वही है कथन और कारण वाले होंगे। कथन और कारण नहीं है यहाँ पर, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्मार्ट सिटी के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। कथन और कारण तो नहीं है लेकिन कथन जरूर पूछ लिया आपसे। अब स्मार्ट सिटी जो होता है, एक स्मार्ट सिटी नाम से पता चल रहा है एकदम स्मार्ट होगा, ये वाईफाई लगा होगा, ये वहाँ रेल होगा, ये मेट्रो होगा, ये बुलेट ट्रेन होगा। तो लेकिन यहाँ पर बोला है कि स्मार्ट सिटी से संबंधित नहीं है, मतलब उसके बारे में ये चीज़ गलत है। 33वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है कि वहाँ बेरोजगारी में वृद्धि, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। 34वां प्रश्न, 34वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं हमसे कि निम्नलिखित में से कौन प्रवास का पर्यावरणीय परिणाम नहीं है। जो हमारा माइग्रेशन होता है बच्चों उसका पर्यावरणीय परिणाम, ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट कह सकते हैं आप, वो नहीं है आपका, ठीक है। तो 34वां जो प्रश्न है आपका, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विविध संस्कृति का मिश्रण जो है प्रवास का पर्यावरणीय परिणाम नहीं है, ठीक है। पर्यावरण की कैटेगरी में नहीं रखेंगे आप, पहला ऑप्शन रख सकते हैं इस तरह से करके। 34वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे? ये पूछ रहा है बच्चों कि हिमाचलीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति की गतिविधि से जुड़ी हुई है ट्रांस ह्यूमन्स, ठीक है। ट्रांस ह्यूमन्स से संबंधित बात कर रहा है कि हिमाचलीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें निम्न में से कौन सी जनजाति से संबंधित या जनजाति की गतिविधि से जुड़ी हुई है, ठीक है। 35वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। बकरवाल जो है हमारा ये हिमाचलीय क्षेत्रों में क्या है, ट्रांस ह्यूमन जनजाति की गतिविधियों से जुड़ी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न आ गया हमारा वही कॉलम मिलान करने वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं 36वां प्रश्न है। बोल रहा है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये है हमारा 36वां प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलान कर देना है। तो चलिए मैं मिलान करके आपको बता देता हूँ कि इसका सही मिलान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है। कॉलम 1 में शहरों के बारे में बोल रखा है, कॉलम दूसरा जो है वहाँ पर कार्यात्मक जो विनिर्देश होते हैं उनके बारे में बता रखा है। तो जो पहला अंबाला है आपका 36वें का जो पहला अंबाला है उसका ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट होगा, यानी कि ये एक गैरीसीन टाउन है। दूसरा आपका मुगल सराय जो है उसका दूसरे का दूसरा ये परिवहन शहर है आपका। तीसरा है अकलेश्वर जो है आपका तीसरा, इसका पहला सही होगा, ये खनन शहर है। चौथा है आपका अलीगढ़ जो है आपका, ठीक है, उसका तीसरा सही होगा, यानी कि ये अलीगढ़ एक शैक्षिक शहर है। पांचवा है आपका शिमला जो है आपका, उसका चौथा सही होगा, यानी कि पांचवे का आपका छठा सही होगा, पांचवे का छठा सही होगा, ये एक पर्यटन शहर है। और सातवां जो छठा जो है आपका
पाँचवें का जो शिमला है एक पर्यटन शहर है यानी टूरिस्ट वाली जगह है। छठा जो है आपका सहारनपुर जो है आपका वो एक वाणिज्यिक शहर है आपका। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। पहले का आपका आएगा चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, चौथे का तीसरा, पाँचवें का छठा और छठे का पाँचवा। इस तरह से आपको ये मिलान करना था, मैंने मिलान करके आपको बता दिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर, कि थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग ट्रांसलेट हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश करके इसको अच्छे से ट्रांसलेट किया इस क्वेश्चन को। 37वां प्रश्न है, यह युग कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकीय उपकरणों के उपयोग द्वारा चिन्हित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर की बात कर रहा है और उसी से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। और भौतिकी के नियमों को अक्सर मानचित्र और विश्लेषण के लिए लागू किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है 37वें प्रश्न के अंदर। ठीक है, तो 37वां जो प्रश्न है आपका, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थानिक संगठन। आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न भी थोड़ा अलग ही तरीके से हो रहा था, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों ला दिया। इस प्रश्न का ट्रांसलेशन ठीक से नहीं हो रहा था। तो इस प्रश्न में पूछा है बच्चों, वैसे तो काफ़ी आसान प्रश्न है, कि प्रवास की निम्नलिखित में से किस धारा में अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास दोनों में महिलाओं का वर्चस्व देखने को मिलता है। जो फीमेल्स होती हैं उनका वर्चस्व देखने को मिलता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन फीमेल प्री डोमिनेट इन द बोथ इंट्रा स्टेट एंड इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। ठीक है, ये आपका जो है क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट कह रहे हैं यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, तो 38वां जो प्रश्न है आपका, उसका तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। देखिए, जो महिलाएं होती हैं ना, वो ज़्यादातर ग्रामीण से ग्रामीण, 38वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण से ग्रामीण जो प्रवास होता है उसी के अंदर उनका वर्चस्व ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो 38वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वही महिलाओं से संबंधित बोल रहा था कि महिलाएं ज़्यादातर प्रवास कैसे करती हैं, तो ग्रामीण से ग्रामीण ही करती हैं और वहीं पर उनका वर्चस्व देखने को मिलता है। अब आगे चलते हैं, तो आगे हमारा 39वां प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 39वें प्रश्न में भी वही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम सही सुमेलित नहीं है, तो वो आपको बताना है 39वें प्रश्न के अंदर। तो यहाँ पर गतिविधियाँ दे रखा है। ठीक है, और गतिविधियों के हिसाब से यहाँ पर विशेषताएं दे रखा है उनकी। ठीक है, तो गतिविधियाँ देख लीजिए, ट्रक खेती हो गया, फैक्ट्री खेती हो गया, बाजार बागवानी हो गया, अंगूर की खेती हो गया। तो इस हिसाब से सही बताना है आपको, मतलब कौन सा सही नहीं है वो बताना है, सॉरी आपको। ठीक है, तो 39वें का जो सही उत्तर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंगूर की खेती, मछली पालन, यहाँ पर आप देख सकते हैं डी हमारा यहाँ पर ये सही नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 40वां प्रश्न। तो 40वां प्रश्न देखिए, इसमें बोल रहा है बच्चों कि निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें और उन्हें सही जोड़ने के बाद सही शीर्षक आपको चुनना है। यानी कि ये जो विशेषताएं, इन पर आपको विचार करना है और उन्हें जोड़ने के बाद सही शीर्षक आपको चुनना है। ठीक है, तो विचार कर लीजिए थोड़ा इन पे। पहला विचार करना है हमें पहले पॉइंट पे, कि अधिक बार ऐसे पैटर्न पर कॉम्पैक्ट गांव के अलगाव या फिर विखंडन के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट पे विचार कर लेते हैं एक बारी, कि मुख्य गांव के मध्य भाग में भूस्वामी और प्रभुत्वशाली समुदाय का कब्जा है, जबकि समाज के निचले तबके के लोग और कामगार गांव के बाहरी किनारे पर बसते हैं। तीसरा पॉइंट पे भी विचार कर लेते हैं कि ये गुजरात के मैदानी इलाकों और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने तीनों पॉइंट पे विचार कर लिया, पढ़ लिया, मतलब विचार कर ही लिया ना, 40वां प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पर मुख्यतः हमें बस्तियों के बारे में पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की बस्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये अर्ध संकुलित या फिर अर्ध संकुल या फिर खंडित जो बस्तियाँ होती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर विचार करके आंसर भी बता दिया हमने इसका। खैर, आगे चलते हैं, 41वां प्रश्न देखिए। 41वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो फिर से विचार करने की बात कर रहे हैं, चलिए विचार कर लेते हैं। निम्न स्तर के क्षेत्रों में कार्य भागीदारी दर अधिक होती है। आर्थिक विकास द्वितीय निर्वाह करने के लिए मैनुअल श्रमिकों की संख्या आवश्यक होती है, या निकट निर्वाह आर्थिक गतिविधियाँ। ठीक है, तो विचार कर लिया, मतलब पढ़ लिया हमने इसका 41वें का।
तो 41वें का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। दोनों ही कथन सही है और दूसरा कथन जो है पहले कथन की सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 42वां प्रश्न देखिए बच्चों, 42वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे यहाँ पर कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उसी के लिए सही विकल्प चुनें। पहला है आपका यहाँ पर कथन कि अंगूर की खेती जो है भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका दूसरा है आपका कि उच्च गुणवत्ता वाले अंगूरों से मदिरा का उत्पाद किया जाता है और निम्न अंगूरों को सुखाया जाता है और किशमिश में बनाया, मतलब किशमिश वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, 42वां प्रश्न तो ठीक ही है, 42वें प्रश्न में सही बोल रहे हैं। तो 1 और 2 दोनों ही सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। 1 और 2 दोनों ही सही है आपका 42वें प्रश्न के अंदर। आगे चलते हैं 43वां प्रश्न देखिए बच्चों, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है आपको 43वें प्रश्न के अंदर। ठीक है, तो मिलान कर देते हैं बच्चों। 43वां जो प्रश्न है आपको उसको मिलान कर लीजिए एक बारी, तो मैं बता देता हूँ आपको इसको कैसे मिलान करना है। यहाँ पर आते हैं, चलिए ठीक है। जो पहला है आपका यमुना 43वें प्रश्न में, तो पहले का छठा हो जाएगा आपका, यानी कि पहले का छठा यानी दिल्ली और इटावा के अंदर ये बहता है। यमुना ये एक नदी है, ठीक है, आपको पता ही होगा। और दूसरा जो है आपका काली, ठीक है, दूसरे का आपका 5वां हो जाएगा, यानी कि ये मुजफ्फरनगर से संबंधित है। ठीक है बच्चों, तीसरा है गोमती, ठीक है, तो तीसरे का आपका चौथा हो जाएगा, यानी कि ये लखनऊ से संबंधित है आपका। ठीक है, चौथा है आपका साबरमती, साबरमती जो है ये तीसरे यानी अहमदाबाद से संबंधित है। पांचवा है आपका गंगा, तो ये दूसरे यानी कि कानपुर और वाराणसी से संबंधित है। और छठा है आपका मूसी, ये हैदराबाद जो है उससे संबंधित हो। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। दोबारा मैं बता देता हूँ, पहले का छठा, दूसरे का पांचवा, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, पांचवे का दूसरा और छठे का पहला, इस तरह से आपको मिलान करना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 44वां है हमारा। 44वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों कि वर्ष 2015 में क्या हुआ था कि किशोरों को उचित शिक्षा देने के लिए एक नीति बनाई गई थी। ठीक है, मान लिया, ताकि उनका मार्गदर्शन और उनकी प्रतिभा का बेहतर विकास हो सके। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो ये किसके तहत बनाया गया था? 44वां प्रश्न है आपका। तो 44वां जो प्रश्न है हमारा, तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। 44वें का ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कौशल विकास और उद्यमिता। ठीक है, इसके तहत आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 45वां प्रश्न देखिए बच्चों। 45वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, विकास के शहरों का आधार पर बताना है आपको। 45वां प्रश्न है आपका। तो 45वें का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, कोलकाता सांस्कृतिक आधार पर। ये गलत है हमारा। ठीक है, तो 45वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी आंसर मैं बता रहा हूँ, जो सीबीएसई का आंसर की आया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर से मिलान करना है एक दो, मतलब 46वां प्रश्न जो है उसमें वापस से मिलान आ चुका है। तो चलिए मिलान कर देते हैं बच्चों, मिलान बता देते हैं। फाइनली 46वां जो प्रश्न है आपका उसके अंदर मिलान बताना है। तो मिलान 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 चलिए करते हैं। पहला जो है आपका उसका तीसरा हो जाएगा जमशेदपुर का, ये एक औद्योगिक शहर है, आपको पता ही है। दूसरा है भुवनेश्वर, तो दूसरे का आपका 5वां हो जाएगा, ये एक प्रशासनिक शहर है आपका भुवनेश्वर। तीसरा है गाजियाबाद, तो गाजियाबाद क्या है बच्चों, एक सैटेलाइट टाउन है आपका। ठीक है, तीसरे का दूसरा लिख सकते हैं। चौथे का आप यहाँ पर लिख सकते हैं पहला, यानी कि मसूरी जो है एक ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट है, जहाँ पर मतलब ग्रीष्मकालीन जगह यानी कि गर्मियों में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। पाँचवा है आपका गोवा, तो गोवा आप लिख सकते हैं बच्चों। पाँचवें का क्या हो सकता है, चौथा हो सकता है, यानी कि ये वाणिज्यिक, ये एक बंदरगाह है गोवा। ठीक है, तो इस तरह से आप मिलान कर सकते थे। मैं दोबारा से बता देता हूँ, पहले का आपका आएगा तीसरा, दूसरे का 5वां आएगा, तीसरे का दूसरा आएगा, चौथे का पहला आएगा और 5वें का चौथा आएगा। इस तरह से आपको मिलान करना था 46वें प्रश्न के अंदर। 47वां प्रश्न पे आ चुके हैं बच्चों। देखिए 47वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर हमसे, तो ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि दिए गए विकल्पों में से उनके लिए सही विकल्प चुनने के बजाय निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उनका मूल्यांकन करना है आपको। तो विचार कर लीजिए बच्चों। पहला है आपका अवैध शिकार के कारण कई प्रजातियां विलुप्त या लुप्तप्राय हो गई हैं। और दूसरा है आपका कि शुरुआती शिकारियों ने क्या किया था, पत्थरों, टहनियों या तीरों से बने आदिम औजारों का इस्तेमाल किया था, ताकि जो मारे गए जानवरों की संख्या है वो सीमित रहे, ज़्यादा जानवरों को ना मार सके। आज के टाइम के थोड़ी ना है, गोली लिया ये ले धैर्य और हम राजा है, हमने शेर का शिकार कर लिया। ऐसा नहीं बच्चों, ऐसा करना भी नहीं चाहिए।
एनिमल्स को सेव करके रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। ये एक डिस्क्लेमर है, एक तरह से कह सकते हैं। 47वां प्रश्न देखिए बच्चों, 47वें प्रश्न के अंदर आप लिख सकते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कथन 1 और 2 दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह पे। ठीक है, तो 47वें का सी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न में क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित 2 स्तंभों के सही जोड़े बनाएं और सही का चयन करना है आपको। 48वां प्रश्न है, तो 48वां प्रश्न देखिए बच्चों, इसमें आपको कैसे जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इस तरह से जोड़े बनाने हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 4। ठीक है, तो वैसे तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए में अभी दिखा दूंगा, जोड़े इस तरह से बनाने। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहले का ए, दूसरे का डी, तीसरे का बी और चौथे का सी, हमारा इस तरह से हमारा सही जोड़े आप बना दीजिएगा। ठीक है, यानी कि मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको कैसे जोड़े बनाने थे, तो पहले का ए ही होगा हमारा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरे का डी होगा, यानी कि ये जो दूसरा वाला है ना हमारा, ये वाला, तो इसका आप यहाँ से ले जाइए और इसका जोड़ा बनाइए डी से, इससे बनाइए। ठीक है, तीसरा जो है हमारा, तीसरा वाला जो था हमारा, तीसरे का जोड़ा आप कैसे बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, इससे बना सकते हैं। चौथे का जोड़ा आप कैसे बना सकते हैं बच्चों, चौथे का ऑप्शन नंबर सी से आप जोड़ा बना सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको जोड़ा बना था, तो जो 48वां प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सेक्शन सी में आ चुके हैं फाइनली। सेक्शन सी में देखिए एकदम क्लियरली मेंशन कर रखा है कि स्रोत आधारित क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, और प्रश्न संख्या 49 से 52 तक अनिवार्य है। ठीक है, तो स्रोत आधारित प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर एक स्रोत दे दिया आपको, जल क्रांति अभियान 2015 से 16 के बीच की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है पूरा का पूरा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। मैं वीडियो को मतलब PDF को स्क्रॉल कर देता हूँ धीरे धीरे, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जल के बारे में बता रखा है, जल क्रांति अभियान के बारे में। तो यहाँ वीडियो को पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता चलूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है हमारा। ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप बताते थे हो लेकिन समझाते नहीं हो, इसलिए सोचा मैंने समझाता चलूँ अच्छी तरीके से। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पैराग्राफ अगर पढ़ने लग गया तो वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर करके अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताते चलता हूँ आपको। 49वां प्रश्न देखिए बच्चों, 49वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है बच्चों यहाँ पर कि वर्तमान समय में विश्व जल की तीव्र कमी का सामना कर रहा है, मतलब क्यों कर रहे हैं, एक तरह से ये क्वेश्चन है हमारा 49वां प्रश्न। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, बढ़ता समुद्री स्तर। कहने का मतलब ये है कि सी लेवल जो है ना ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए हम लोग वर्तमान समय में विश्व जल की तीव्र कमी का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ता समुद्र स्तर, तो 49वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50वें प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। 50वां प्रश्न देखिए हमारा, ये क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन भारत में मॉडल कमांड एरिया की विशेषता नहीं है। ठीक है, मॉडल कमांड एरिया की। तो 50वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा कि खाद्य सुरक्षा और लोगों की आजीविका से कोई सरोकार नहीं है। ये आप इसका लिख सकते थे अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न। 51वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे कि जल क्रांति अभियान का उद्देश्य किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। 51वां प्रश्न है आपका, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीक का मिश्रण करके हम लोग जल क्रांति अभियान के उद्देश्य जो है उसके माध्यम से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 51वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 52वां प्रश्न देखिए बच्चों, 52वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि जल क्रांति अभियान का मुख्य उद्देश्य डैश के माध्यम से जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो 52वां जो प्रश्न है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, इसका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना हमें ज़्यादा जरूरी है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो जल क्रांति अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता के माध्यम से जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते थे। अब आ गए हम लोग 53 से लेकर 56वें क्वेश्चन तक। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्राफ
आधारित प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना है आपको और दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ठीक है, तो ध्यान से देख लेते हैं। पहले इस ग्राफ को देखिए बच्चों, इस ग्राफ में कई सारी चीज़ें बता रखी है आपको। वीडियो पॉज करके आप ग्राफ देख लीजिए एक बारी। ठीक है, तो उसके बाद मैं आंसर आपको बताता हूँ इसका क्वेश्चंस के आधार पर। ठीक है, तो आई होप कि आपने ग्राफ देख लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट इसके क्वेश्चन और आंसर पर डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए 53वां प्रश्न है हमारा। 53वां प्रश्न है कि ग्राफ के अनुसार जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि कैसे होती है। 53वां जो प्रश्न है हमारा, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। यह है जन्म दर माइनस मृत्यु दर जब होता है तो ग्राफ के अनुसार इसमें दर्शाया गया है कि जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि होगी जब जन्म दर होगा फिर माइनस मृत्यु दर होगा, ये हमारा फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, 54वां प्रश्न देखिए बच्चों। 54वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर कि उच्च उतार चढ़ाव वाली अवस्था से निम्न उतार चढ़ाव वाली अवस्था में संक्रमण क्या दर्शाता है। 54वां प्रश्न है, ग्राफ के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा कि ग्रामीण जो कृषि अर्थव्यवस्था से शहरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलाव दर्शाता है अकॉर्डिंग टू ग्राफ आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 55वां प्रश्न देखिए बच्चों। 55वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर कि दिए गए ग्राफ से आप विकासशील देशों के बारे में क्या स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब फॉर्मूला ही पूछा है एक तरह से 55वें में भी। तो इसका सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर का अनुमान हम लोग लगा सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, विकासशील देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। 56वां प्रश्न देखिए बच्चों। 56वां प्रश्न जो है ये क्या पूछ रहा है हमसे कि जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट हुआ था। ठीक है, 56वां प्रश्न है तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो चरण यानी स्टेज 2 जो था उसके अंदर जो जनांकीय संक्रमण की स्टेज 2 दूसरी अवस्था जो थी उसके अंदर जनसंख्या में हमें विस्फोट देखने को मिला था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब आ चुके हैं हम लोग आंकड़े, डाटा आधारित प्रश्न जो हमारा है वहाँ पर देखिए निम्नलिखित इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के हल करने यानी उत्तर देना है। 57 से लेके 60 तक है। तो ये डाटा दिया गया है, डाटा के आधार पर ही आपको आंसर देना है। तो वीडियो को पॉज करके आप डाटा देख लीजिए। मैं मोटा मोटा एक डाटा का वो बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए पहले में बता रखा है यानी ईयर्स के बारे में बता रखा है। दूसरा जो हमारा है उसके अंदर टोटल पॉपुलेशन के बारे में बता रखा है। ठीक है, फिर नंबर्स के बारे में बात कर रखा है, ग्रोथ रेट के बारे में बात कर रखा है, फिर परसेंटेज ऑफ ग्रोथ के बारे में बात कर रखा है इस डेटा के अंदर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे 57वां प्रश्न देखिए बच्चों कि भारत में किस वर्ष नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई थी। 57वां प्रश्न है तो इसका सही उत्तर है बच्चों 57वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 1921 के टाइम पे भारत के अंदर नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 58वां प्रश्न देखिए बच्चों। 58वां जो प्रश्न है हमारा, 58वां प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में जनसंख्या की उच्चतम दर्ज की गई वृद्धि दर क्या थी। जो भारत है, इंडिया है, उसके अंदर जो जनसंख्या है यानी पॉपुलेशन है उसकी उच्चतम सबसे हाईएस्ट दर्ज की गई वृद्धि यानी कि जो बढ़ोतरी है वो क्या थी वो आपको बताना है। 58वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आप लिख सकते थे। 25.80 जो है आपका जनसंख्या की उच्चतम दर्ज की गई वृद्धि दर थी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 59वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहे हैं हमसे। 59वां प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई। 59वां प्रश्न है तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2001 के अंदर भारत में निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि जो है इस वर्ष में दर्ज की गई थी 2001 के अंदर। अब आखिरी प्रश्न है इस क्वेश्चन पेपर का या कह लीजिए सैंपल पेपर का 60वां प्रश्न। 60वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं हमसे। यह पूछ रहा है कि जनगणना वर्ष 1911 से जनगणना वर्ष 2011 के बीच कितनी जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। यानी 60वां प्रश्न यही पूछ रहा है कि जब हमारा जनगणना हुआ था 1911 में और जब हमारा 2011 में जनगणना हुआ था तो इन दोनों के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर क्या दर्ज की गई है वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 60वें का ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। इसको हिंदी में भी लिख के बता दिया है 97,17,97,095। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका 60वें का आंसर। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों
तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम है तो उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ को और पाने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा और बेल आइकन दबा करके ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे।